साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा था टॉप 100 एमसीक्यूज़ का, जो कि आपका यूनिट 7 का है। यूनिट 9 का बस एक पार्ट रह गया जो कि इलेक्ट्रॉनिकी है, जो आज शाम को आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका यूनिट 9 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में यूनिट 7 का ये लास्ट पार्ट है, जो कि आपका है खाद्य प्रसंस्करण एवं मानव शरीर विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं। लगभग 40 प्रश्नों को यहाँ पर हमने क्लियर किया है। ठीक है, इस तरह से आपका यूनिट 7 जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि अलग से दिया गया है मानव शरीर विज्ञान, यानी कि आपका परिसंचरण तंत्र और जो आपका श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब तंत्रों से प्रश्न लगातार प्रश्न बनेंगे। आपको याद रखना, विटामिन भी आपको पढ़ करके जाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, इनमें से कौन सी खाद्य प्रसंस्करण की पूर्ववर्ती क्रिया के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है अनाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी अनाज, मछली और फल, ये तीनों आपके पूर्ववर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। सर पूर्ववर्ती क्रिया क्या होती है? तो देखिए, पूर्ववर्ती क्रिया ऐसी क्रिया होती है कि जिनको हमें अगर उत्पादित करना है तो उनके लिए हमें पहले से पूरा व्यवस्था करनी पड़ेगी, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको हम उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि अगर अनाज है तो अनाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको खेत की आवश्यकता पड़ेगी, उसको जुतवाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, इस तरह से पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। इनमें से सभी ऑप्शन जो है उन सबके अगर हमें पालन करना, मछली पालन करना है तो पहले तालाब की आवश्यकता चाहिए। यानी किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए हमें पहले से पूरी प्लानिंग करनी पड़े, उसे हम पूर्ववर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसमें से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ववर्ती प्रक्रिया में तैयार माल को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? अनुवर्ती प्रक्रिया, अग्रवर्ती प्रक्रिया, पश्चवर्ती प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अग्रवर्ती प्रक्रिया। अब जैसे कि हमारा माल तैयार हो गया, यानी कि जैसे हमने गेहूं को उत्पादित कर लिया, अब हम गेहूं को क्या करेंगे? आगे भेजेंगे। ठीक है ना, आगे का मतलब है अगर हमारा गेहूं सरकार खरीदती है तो सरकार के पास भेजेंगे, अगर सेठ साहूकार खरीदे तो सेठ साहूकार के भेजेंगे। ठीक है, वहां पर हम भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा वो माल जो है वो तैयार हो गया है, उसे हम उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अग्रवर्ती प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि तैयार माल को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना अग्रवर्ती जो है प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर गौर कीजिएगा, कौन सी बाधा नहीं है। ऑप्शन ए अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण, ऑप्शन बी उच्च पैकेजिंग लागत, ऑप्शन सी कम मांग, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड स्टोरेज गोदाम आदि का खराब बुनियादी ढांचा। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? सही आंसर है सी, यानी कि कम मांग। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण अगर आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं तो मांग कभी भी कम नहीं होती है। जैसे कि आपने आलू का बिजनेस किया, ठीक है, अब आलू को आपने यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। ठीक है, अब कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद में आपने आलू को निकाला, उसकी चिप्स बनवाई, चिप्स बनवा के बेच दिया, तो मांग लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप यहीं पर बात करें अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण, तो गुणवत्ता पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, यानी कि आलू खराब भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं उच्च पैकेजिंग लागत। अगर आप मतलब अच्छी लेवल की पैकेजिंग करना चाहते हैं तो उस पर ज़्यादा कॉस्ट भी आएगा। और अगला है कोल्ड स्टोरेज गोदाम आदि का खराब बुनियादी ढांचा। अगर आपने कहीं पर रखवाया है मान लीजिए कोल्ड स्टोरेज में, और वो कोल्ड स्टोरेज खराब है, उसका बुनियादी ढांचा खराब है, यानी पानी उसमें अगर रिसता है, पानी पहुंचता है, तो ये तीनों तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आपके खाद्य प्रसंस्करण में, लेकिन मांग कभी कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मांग हमेशा बढ़ती ही जाती है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चिप्स की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेस चिप्स देख रहे हैं आजकल, लेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांग बढ़ रही है, तो चिप्स की मांग तो बढ़ती जाएगी। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण में जो कम मांग है ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। और यही आपसे पूछा कि कौन सी इनमें से बाधा नहीं है, तो कम मांग इसमें से बाधा नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, प्रश्नों का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो मेरे भाई अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी कार्बोनेट पेय पदार्थ में स्पार्कलिंग यानी कि झाग बनाने के एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है किसी भी कार्बोनेट पेय पदार्थ में झाग बनाने के लिए। आपके दिमाग में तुरंत पेप्सी आ जानी चाहिए। पेप्सी का जब बॉटल देखते हैं, अगर आप उसके बॉटल को खोलते हैं तो क्या ढक्कन जब खोलते हैं तो क्या होता है? ऊपर झाग निकल करके आता है। तो वो झाग क्यों आता है? उसी को हम स्पार्कलिंग कहते हैं। वो झाग क्यों आता है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एयर से मतलब क्रिया करता है तो झाग का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एजेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आलू को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर संग्रहित किया जाए तो फिर क्या होगा?
स्टार्च में वृद्धि होगी, ग्लूकोज में वृद्धि होगी, ग्लूकोज स्टार्च दोनों में वृद्धि होगी, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि जो आलू है उसके स्टार्च में वृद्धि हो जाएगी अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर इसको संग्रहित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन इसमें से सत्य है? भारत के बासमती चावल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। शराब उद्योग में भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र को समर्थन प्राप्त है। भारत का डेयरी उद्योग सबसे बड़ा है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि सभी के सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। भारत का जो बासमती राइस है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और शराब उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सबसे ज़्यादा शराब उद्योग जो है वो महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र में इसको जो है यहाँ पर समर्थन भी प्राप्त है महाराष्ट्र सरकार का। ठीक है, और भारत का डेयरी उद्योग तो आपको पता ही है, डेयरी उद्योग सबसे बड़ा है भारत का। और राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। मतलब अनुसंधान रिसर्च तो एक ही बात होती है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा के करनाल में है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अपने दिमाग में इस प्रश्न को रखिएगा। और इस प्रश्न के बारे में कुछ दिन पहले हमने अपने करंट अफेयर वाली वीडियो में बताया भी था, क्योंकि करनाल से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो वहाँ पर हमने इसको मतलब आपको जो है रिवाइज करा दिया था। देखिए एक बात आपको हम बता दें, अगर आपको MPPSC 2021 की तैयारी करनी है जो कि नवंबर में है, या फिर MPPSC 2022 की तैयारी करनी है जिसका प्री एग्जाम मार्च में है, तो सोमवार से हम यहाँ पर करंट अफेयर अपनी स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 7:30 बजे से, जो अभी आपके ही लिए यानी MPPSC वालों की वजह से कुछ दिनों के लिए हमने यहाँ पर स्थगित कर दी थी। ठीक है ना, बहुत से लोग यहाँ पर जो करंट अफेयर के लिए आते थे वो लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर चालू कीजिए, लेकिन आपकी वजह से हमने कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि आपको दिन भर में 3 वीडियो देना ही देना होता है। ठीक है, तो 7:30 बजे सोमवार से स्टार्ट हो रही है। उसमें हम आपका डेली करंट अफेयर कराते हैं, मध्य प्रदेश करंट अफेयर कराते हैं, स्टैटिक जीके कवर करते हैं, और डेली एक अवार्ड हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पर MPPSC 2021 और MPPSC मार्च 2022 को लेकर के मतलब जागरूक हैं और मतलब जो है यहाँ पर उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको करंट अफेयर की क्लास जरूर लेनी होगी। सोमवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में आपूर्ति श्रृंखला के कितने चरण होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 4? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि 6 चरण होते हैं खाद्य प्रसंस्करण में आपूर्ति श्रृंखला के, यानी कि स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक, यानी जब हम उत्पादित करते हैं उससे लेकर के उपभोगकर्ता तक पहुंचाने में 6 चरण होते हैं, आपको याद रखना है। और जब ये हमने डिटेल में कराया था आपको, तो हमने पूरे चरणों के बारे में सब चीज़ें बताई थी आपको, है ना। अब इतना वक्त नहीं है कि पूरी चीज़ें फिर से दोबारा बताएं, क्योंकि ये आपका टॉप 100 रिवीजन का टाइम चल रहा है। ठीक है ना, आपके पास भी इतना समय नहीं है, हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि इसको पूरा बताएं। देखिए, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, छाल से, कली से या फिर फल से? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद आयात के मामले में 2025 तक भारत द्वारा कितने तक आयात करने का लक्ष्य रखा गया है? डॉलर में यहाँ पर पूछा गया है, कितना आयात करेगा भारत 2025 तक? 370 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर या फिर 3 अरब डॉलर? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि 1 अरब डॉलर कम से कम 2025 तक यहाँ पर भारत को जो है आयात करना ही करना है, ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बिंदु खाद्य प्रसंस्करण का लक्ष्य नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो खाद्य प्रसंस्करण को हम मतलब नहीं चाहते हैं कि ऐसा ये लक्ष्य हमारा बने? ऑप्शन ए है निर्यात आय को बढ़ाना, ऑप्शन बी है कृषि में विविधता को बढ़ाना, ऑप्शन सी है पोषण स्तर में निम्नीकरण करना, ऑप्शन डी है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि पोषण स्तर में निम्नीकरण करना। अब हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि पोषण स्तर को कम कर दें, ऐसा कोई भी नहीं करता। पोषण स्तर को कम करने के लिए हम खाद्य प्रसंस्करण थोड़ी करते हैं, पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। ठीक है ना, तो निर्यात आय को बढ़ाना बिल्कुल हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ें निर्यात हो और हमारे पास पैसा आए। कृषि में विविधता को बढ़ाना, पैसा आएगा तो हम नए नए मतलब क्रिएट करेंगे, नए नए दिमाग हमारे जो आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ों को हम लेकर के आएंगे, तो कृषि में विविधता आएगी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा को भी हम सुनिश्चित कर लेंगे, हम पैकिंग करके बिल्कुल रखेंगे, बोरे में सामान पैक करके रखेंगे, तो ये तो हमारे उद्देश्य होते हैं। लेकिन पोषण स्तर को निम्न करना ये हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, APMC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उत्पादित फलों और सब्जियों का कुल कितना प्रतिशत भाग हम अभी उपयोग कर पा रहे हैं? 0.7%, 1.5%, 2% या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2% का हम यूज कर पा रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में, ठीक है ना। तो बहुत कम हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं, बाकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो याद रखिएगा 2% चीज़ों को हम यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, अमेरिका टीम ने या फिर ब्रिटिश टीम ने? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ब्रिटेन की एक टीम ने यहाँ पर जो है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र में, ओजोन परत में छिद्रों का पता लगाया कि ओजोन में जो है यहाँ पर छिद्र हो रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ था? 1968, 1972, 1974 या फिर 1976? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 1974 में भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण का कानून जो है वो लागू हुआ था। डेट आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की थी? बीपी सिंह, कार्ल मोबियस, सर एजी टंसले या फिर वॉल्टर जी रोसेन? आइए आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर सही आंसर डी, यानी कि वॉल्टर जी रोसेन जो हैं, इनके द्वारा जैव विविधता शब्द की खोज की गई थी, रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है क्या कहलाता है? सीधे सीधे आपसे यहाँ पर परिभाषा पूछ ली है। कृषि उत्पादन, कृषि मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा आपसे मेंस में भी पूछी जा सकती है, तो आप लिख सकते हैं ऐसी गतिविधि जिसके द्वारा प्राथमिक कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन किया जाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। यानी आलू जो है ना, आपका आलू आपको 5 रुपये किलो मिलता है एक टाइम पे, मतलब हम एग्जांपल मांग रहे हैं, 5 रुपये किलो मिलता है। उसी आलू को आप चिप्स बना करके पैकेजिंग कीजिए, लेज उस पे टैग लगाइए, उसके बाद बेचिए, तो वही जो 2 आलू है ना, 2 क्या एक ही आलू में इतने सारे मतलब चिप्स के टुकड़े बन जाते हैं। वो लेज का जो पैकेट है 10 रुपये का जाता है, जिसमें आधे से ज़्यादा तो हवा भरी रहती है, ठीक है ना। तो खाद्य प्रसंस्करण किया हमने, 5 रुपये का 1 किलो वाला आलू, हम उससे न जाने कितने रुपए कमा लेंगे, 500 रुपये कमा सकते हैं 1 किलो आलू में, है ना। तो यही चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों को प्राथमिक कृषि के माध्यम से उसको बड़ा करके बेचना, कृषि का उसका मूल्यवर्धन कर देना, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। उम्मीद करते हैं खाद्य प्रसंस्करण अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, तो वीडियो को लाइक किया या नहीं किया भाई? अरे अब तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। तो खाद्य प्रसंस्करण बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय घटती है, प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ जाती है। अभी हमने आपको तुरंत एग्जांपल देकर के बताया, 10 रुपये किलो आलू लेकर के आएंगे, उसका पीस पीस करेंगे, लेस की चिप्स बनाएंगे, तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ठीक है ना। पैसे हमारे पास आएंगे, ना कि जाएंगे, पैसे हमारे पास आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण उद्योग है, इससे कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है? 60%, 65%, 70% या फिर 50%? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 70% लोगों को रोजगार मिल रहा है। कैसे? तो अब हम यहाँ पर आलू तो बहुत बार उदाहरण ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अब दूध का उदाहरण लेते हैं। देखिए दूध है आपके पास, अगर आप गाय का दूध निकालते हैं और अगर आपने शाम को गर्म नहीं किया, फिर शाम को लोगों को नहीं बेचा, तो क्या होगा? सुबह वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रसंस्कृत कर देते हैं, यानी कि उसका पौष्टिकीकरण कर देते हैं, तो क्या होता है? उस दूध को पैकेट में बंद करके आप कई दिनों तक चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि लगभग 70% लोगों को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो रहा है दूध के माध्यम से। बहुत से लोग दूध की बिक्री करते हैं, दूध की दुकान चलाते हैं, आपको पता होगा। ब्रेड की दुकान बहुत से लोग चलाते हैं। ब्रेड हमको कहाँ से मिलता है? तो ब्रेड भी हमारा जो है आपका प्रसंस्कृत करके ही मिलता है ना। जो आपका अनाज होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सबको प्रसंस्कृत करके हम जो है ब्रेड बनाते हैं। उस ब्रेड के द्वारा बहुत से लोगों का यहाँ पर क्या चल रहा है? रोजगार चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर आपको खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा समझ में आ गई, तो आप खाद्य प्रसंस्करण समझ लीजिए लगभग आपने 60% क्लियर कर लिया, ठीक है ना। इतना कठिन नहीं है जितना हमने हवा बनाकर रखा है अपने दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1988, जुलाई 1989, जुलाई 1990 या फिर जुलाई 1992? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि जुलाई 1992 में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सीधे फैक्ट वाले प्रश्न है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि एमपी खाद्य प्रसंस्करण से यह प्रश्न है। रतलाम खंडवा, खंडवा खरगोन, उज्जैन शाजापुर या फिर धार जाबुआ? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि खंडवा खरगोन को हम यहाँ पर सफेद सोने का जिला कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कपास की बहुत अधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, अब तो प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में होता है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है। उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए, खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्यों पर क्या प्रभाव डालता है? बढ़ाता है, घटाता है, समाप्त करता है या फिर अपवर्तनीय रखता है? चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पौष्टिक मूल्य जो होते हैं उसको घटाता है। देखिए, आप ताज़ा दूध लेकर के आइए तो उसमें पौष्टिक मूल्य अलग होंगे, है ना? और अगर आप उसको प्रसंस्कृत करके पैकेट में बंद करके रखेंगे तो उसमें पौष्टिक मूल्य जो होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। भाई, ताज़ी चीज़ तो ताज़ी होती है, तो आपको भी पता है, ठीक है ना? तो जो आपके पौष्टिक मूल्य होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती हैं। तो याद रखिएगा, पौष्टिक मूल्यों को घटाता है, ना कि बढ़ाता है, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए, इनमें से असंगत कौन सा है? तो चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है या फिर सभी कथन सुसंगत हैं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है वो जबलपुर में नहीं है मेरे भाई, वो भोपाल में स्थित है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, भारत में कटक में है और मनीला में जो है, पूरे मतलब इस समय जो है मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र है। तीनों आपके यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है? उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में है, आपको याद ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क खोला है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये भी हमने आपको करंट अफेयर में कराया था, डेली करंट अफेयर वाली क्लास में, ठीक है ना? बहुत से प्रश्न आपको डेली करंट अफेयर वाली क्लास से मिलने वाले हैं, इसलिए कहते हैं उस क्लास को जरूर लीजिएगा। अगर आप अभी से उस क्लास को लेना चालू कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपको यूनिट 8 को लेकर के कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्व में पहला, भारत में पहला, मध्य प्रदेश में पहला, ये सारी चीज़ें हम आपको डेली करंट अफेयर में कराते हैं। आज उसी उसी को सबको हमने एक साथ में एकत्रित करके एक वीडियो बना करके आपको दे दिया है, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 प्रश्न पहले शब्द मतलब पहले से पूछे जाते हैं कि भारत में पहला ये खुला है, विश्व में पहला ये खुला है, मध्य प्रदेश में पहला ये कहाँ पर खुला है। ये सारी चीज़ें 4 से 5 नंबर की आपके वहाँ पर आती हैं। वीडियो आज सुबह हमने अपलोड किया है, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। टॉप 50 प्रश्न वहाँ पर हम लेकर के आए हैं, भारत में पहला, विश्व में पहला या फिर मध्य प्रदेश में पहला, ठीक है? चलिए, इसका सही आंसर बी, यानी कि इटली हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 25, 27, 29 या फिर 30? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ए, यानी कि 25 है। वैसे आपको कहीं कहीं पर 24 लिखी मिल जाएगी, लेकिन जो एक्यूरेट है एफसीआई की वेबसाइट पर वो आपकी 25 है। एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है और एफसीआई की लगातार वैकेंसी भी आती रहती है, तो यहाँ से भी आपको याद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, उज्जैन, रतलाम, इंदौर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि रतलाम है, और रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना? तो सही आंसर इसका रतलाम हो जाएगा, और रतलाम के सेब भी प्रसिद्ध है। कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या फिर पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1972 वाला जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो जो है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? मई 2000 में, जनवरी 2002 में, जनवरी 2004 में या फिर अक्टूबर 2018 में? आइए देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जनवरी 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये डेट्स आपको सीधे याद रखनी है। सुदूर संवेदन, जिसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, आसपास से सूचना एकत्रित करना या फिर दूरस्थ स्थानों को जाना? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दूर से सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी शुरू की गई है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका भोपाल में है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी शुरू की गई है, रात में घूमने को आपको मिलेगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, जो भी हमने आपको कराया है। मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? यहाँ पर कुछ बायोलॉजी के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट हो जा रहे हैं। हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर वृक्क? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि फेफड़े के द्वारा मानव शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है। बताइए कैसे? तो हम क्या करते हैं, सांस जब लेते हैं तो सांस जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। और ये सारी प्रक्रियाएं कब होती हैं? ये सारी प्रक्रिया हमारे हृदय के अंदर, जो मतलब जहाँ पर हृदय स्थित है, फेफड़े में सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कन्वर्ट होती हैं। वायु कूपिकाएँ होती हैं, हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन वायु कूपिकाओं के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में इसका मिक्सर होता है और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर
निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, इसलिए हमको अपने सांसों में जो है गर्मी का एहसास होता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आप करेंगे सर ये क्या बता रहे हो, तुमको पता है, ठीक है ना। तो हम बस आपको समझा रहे थे कि जो भी आपका ताप नियंत्रण का केंद्र होता है वो आपका फेफड़ा होता है। फेफड़ों में जो है ताप का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड द्वारा या फिर एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। विश्राम अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट सांस लेने का सामान्य परिसर क्या होता है? यानी 1 मिनट में अगर कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है, लेटा हुआ है, तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा? 9 से 12 बार, 15 से 18 बार, 21 से 24 बार या फिर 30 से 33 बार। आंसर देख लेते हैं, सही आंसर बी, यानी कि 15 से 18 बार वो सांस लेगा अगर सामान्य अवस्था में वो लेटा हुआ है, दौड़ के नहीं आ रहा है। जैसे वो दौड़ करके आता है तो वो संख्या फिर बढ़ जाती है, ठीक है, सांसें हमारी तेज चलने लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है आपको, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि पहाड़ों पर जाने के बाद में आरबीसी की संख्या में क्या होता है? आरबीसी संख्या बढ़ जाती है, घट जाती है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता? तो याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है पहाड़ों में ऊपर जाने पर, ठीक है। पहाड़ों पर अगर हम जा करके मतलब कि जाते हैं तो चढ़ने में या फिर जो भी होता है तो आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। रेड ब्लड कॉर्पल्स हम आरबीसी को कहते हैं, ठीक है। श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, इनमें से किस में श्वास नली के द्वारा श्वसन देखा जाता है? यानी फेफड़े यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। मेढक में, कीटों में, केचुओं में या फिर मछली में? आइए आंसर देख लेते हैं। मछली पता है गलफड़ों के द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना। तो सही आंसर है बी, यानी कि जो कीट होते हैं, जैसे आपका कॉकरोच हो गया, फिर अन्य जो कीट होते हैं, इनमें श्वास नली के द्वारा ही जो है यहाँ पर श्वसन देखा जाता है, फेफड़े वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मछली में गलफड़े होते हैं, आपको पता ही है। देखिए, श्वसन पथ में आने वाला विकार इनमें से कौन सा है? धनुस्तंभ, दमा, पीलिया या फिर पेचिश? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि दमा जो है वो श्वसन पथ में आने वाला विकार है, यानी कि हमको सांस लेने में परेशानी होती है अगर किसी व्यक्ति को दमा हो जाता है तो, ठीक है। तो श्वसन से संबंधित विकार इनमें दमा है। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मेंडल, वॉटसन, जोहानसन या फिर डार्विन? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जोहानसन इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। कभी कभी आप जल्दी में जीन शब्द को देखते हैं और तुरंत आप मेंडल लगा देते हैं। मेरे भाई, मेंडल आंसर नहीं होगा, आपका आंसर जोहानसन होगा, ठीक है। मेंडल जो है ना वो जेनेटिक्स के यहाँ पर पिता कहे जाते हैं, ठीक है, आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, लेकिन जीन शब्द का निर्माण इनके द्वारा नहीं किया गया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? यकृत, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मतलब मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसके द्वारा वृद्धि हार्मोन यहाँ पर स्त्रावित किए जाते हैं, निकाले जाते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। चलिए, माइंड में होती है पीयूष ग्रंथि, छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो हमारे ताप को, हमारे टेम्परेचर को, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? आईएनएस विराट, सॉल्की, लक्ष्य या फिर सुखोई? आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर, सही आंसर है सी, यानी कि लक्ष्य नाम से डीआरडीओ ने एक मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाया है, ठीक है। कुछ टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? 22 जुलाई 2018, 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2020 या फिर 21 जुलाई 2019? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। पता है ना, चंद्रयान 2 के साथ में अपना कौन गया था? प्रज्ञान गया था, बेचारा पता नहीं कहाँ खो गया, उल्टा डरा है। अब उसको सीधा करना है, ठीक है ना, पहुँच करके। अब देखो कौन पहुँचता है, तो प्रज्ञान को सीधा किया जाएगा, ठीक है ना। रोवर था हमारा प्रज्ञान, ठीक है, बेचारा उल्टा गिर गया है, कहीं पर जाकर के चंद्रमा पर खो गया है। चंदा मामा ने उसको ले लिया भाई, है ना, लौटा नहीं रहे हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। साथ ही साथ में आपको बता दें, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट और साथ ही साथ में नए ब्रांड एम्बेसडर हमने अपने दूसरे शॉर्ट्स वीडियो चैनल जिसका नाम है नॉलेज जंक्शन, उस पर अपलोड कर दिया है। आप अगर चाहें तो वहाँ पर जाकर के उन सभी एमसीक्यूज़ को लगा सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है एमपीपीएससी में कि 1919 और 1935 के एक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अन्य किसी भी एक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। तो महत्वपूर्ण जो वीडियो है 1919 और 1935 के एमसीक्यू जो है वो हमने अपने नॉलेज जंक्शन पर अपलोड कर दिए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, और नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा नॉलेज जंक्शन फैक्ट, क्योंकि
शॉर्ट वाला चैनल है। तो नॉलेज जंक्शन फैक्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पर आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा, पहली वीडियो देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे से जो थ्योरी क्लासेस हैं आपकी, थ्योरी क्लासेस आपकी सक्सेस जंक्शन पर चलेंगी और जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको नॉलेज जंक्शन पर मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। थ्योरी क्लास भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। मंगलवार से आपके एग्जाम के एक दिन बाद आपको आराम का मौका दिया जाएगा और मंगलवार से फिर से हम शुरू हो जाएंगे अपनी मेंस के लिए, और साथ ही साथ में आपका 2021 वाली जो एमपीपीएससी है और मार्च 2022 वाली जो एमपीपीएससी है, दोनों के लिए। तो दोनों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं। अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।